नमस्कार। पत्रकारिता और मीडिया इंडस्ट्री के चाल चरित्र को परखने के कार्यक्रम मीडिया वॉच में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुकेश कुमार। दोस्तों, गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर और उसका कवरेज मीडिया की बनावट के बारे में हमें बहुत कुछ बताता है। उसके ज़रिए हम मीडिया के सामाजिक राजनीतिक पूर्वाग्रहों की परतें उधेड़ सकते हैं। आज हम मीडिया वॉच में यही करेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि नेपाल की सरकार आखिरकार इतनी उत्तेजित क्यों है, इतनी नाराज़ क्यों है मीडिया की कुछ रिपोर्टों की वजह से कि उसने भारतीय चैनलों पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही हम कुछ चैनलों की वजह से ये जो चैनलों में गाली गलौज की संस्कृति बढ़ती जा रही है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का मीडिया वॉच। दोस्तों, विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद मीडिया के कवरेज में हमें कई तरह के रंग देखने को मिले हैं। पहला रंग तो वो है जिसमें पुलिस ने जिस तरह से विकास दुबे को मारा है उसके बावजूद लोगों में खुशी है। मीडिया चैनलों में भी उस खुशी का इजहार हमने देखा है। दूसरा रंग ठोंकने की संस्कृति वाले योगी के उन समर्थकों का है जो मानते हैं कि अभी तक हर तरफ से आलोचना निंदा झेल रहे योगी को इस एनकाउंटर की वजह से पब्लिक सिर माथे पर रख लेगी। इसका एक और रंग है और वो रंग है जाति युद्ध का। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों और ठाकुरों के बीच जो वर्चस्व की राजनीति चल रही है उसका एक आपराधिक चरित्र है जो हमें इसमें नज़र आता है। पहला रंग हमने हैदराबाद में भी देखा था जब एक रेप के बाद 4 लोगों को पुलिस ने तड़के फेक एनकाउंटर में मार डाला था और उनकी बड़ी तारीफ़ की गई थी। बल्कि इन जो कि अपराधी माने जाने चाहिए थे उन पर वहाँ के लोगों ने फूल की वर्षा भी कर दी थी। मीडिया ने भी तुरंत न्याय के इस तरीके को उस समय महिमा मंडित किया था। एंकरों को कहते हुए सुना गया था कि अगर ये मामला अदालत में जाता तो पता नहीं कितने साल तक चलता और हो सकता है अपराधी छूट भी जाते। तो एक तरह से उन्होंने फेक एनकाउंटर को जस्टिफाई करने की कोशिश की थी। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद भी हमें ये प्रवृत्ति दबे छिपे ही सही देखने को मिल रही है। ये इस बात का इशारा है कि हमारे बहुतेरे पत्रकारों को न लोकतंत्र का पता है, न वो संविधान की समझ है, न कानून को समझते हैं, न कानून के राज को समझते हैं। वे जीने के स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों के बारे में कुछ नहीं जानते और आम अशिक्षितों की तरह भावनाओं में बह जाते हैं और इस तरह की चीज़ों को, गलत चीज़ों को, अवैध चीज़ों को, नाजायज़ चीज़ों को सही ठहराने लगते हैं। दूसरा रंग उन बीजेपी समर्थकों का है और बल्कि समर्थक पत्रकारों का है जो हर हाल में अपनी सरकार को सही ठहराने में लगे होते हैं। एक ज़िद है उनकी कि हमारी सरकार है और इसके हर बुरे काम को भी सही ठहराना हमारा फ़र्ज़ है। इसीलिए 9 जुलाई को जब विकास दुबे ने उज्जैन में आत्मसमर्पण कर दिया या कहा जाता है कि गिरफ्तारी दे दी, तो उसके बाद उस दिन शाम को अर्णब गोस्वामी ने अपने शो में कहा कि हर तरफ कहा जा रहा था कि विकास दुबे का एनकाउंटर हो जाएगा, उसको मार डाला जाएगा। अब देखिए समर्पण हो गया, कहाँ हैं वो लोग ये सवाल करने वाले, भविष्यवाणी करने वाले। लेकिन उसके 24 घंटे के अंदर ही विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया। अब वो इस कहानी को छोड़कर दूसरी कहानियाँ लेकर बैठ गए हैं क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी की सेवा करनी है। अपने मुख्यमंत्री का बचाव करने का बीड़ा उन्होंने उठा रखा है, इसलिए उनका ये रुख है। तो ये एक रंग मीडिया का है जिसे हम गोदी मीडिया का रंग बोलते हैं, भक्त मीडिया का रंग बोलते हैं, वो ये है। तीसरा रंग जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि जाति युद्ध का है। हमारा जो मीडिया है वो भी जातियों में बटा हुआ है। इसके लिए आपको टीवी चैनलों में नहीं, सोशल मीडिया के अंदर झांकना पड़ेगा। हमारे जो पत्रकार गण हैं, एंकर गण हैं, उनके पोस्ट को पढ़ना पड़ेगा। वहाँ वो ज़्यादा खुलकर अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं क्योंकि टीवी चैनलों में फिर भी थोड़ी सी रोक टोक होती है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है मर्यादा का। लेकिन ये चूँकि उनका खुला मंच होता है इसलिए वो अपनी भावनाओं का खुलकर इजहार करते हैं और उसमें अगर आप उनके पोस्ट को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये इसका राजनीतिक या सामाजिक रुझान क्या है या जाति या सांप्रदायिक रुझान क्या है। सोशल मीडिया में ब्राह्मणवादी पत्रकार विकास के एनकाउंटर को लेकर बहुत उत्तेजित दिखे और ब्राह्मणों को एकजुट करने का आह्वान भी करने लगे थे। ये पत्रकार हमेशा मानवाधिकारों
का मजाक उड़ाते थे, खिल्ली उड़ाते थे, लेकिन अचानक विकास के मामले में उन्हें मानवाधिकारों की चिंता सताने लगी। उधर जो क्षत्रिय जातियों से ताल्लुक़ रखने वाले पत्रकार हैं, वो फेक एनकाउंटर को जायज़ ठहराने लगे, सारे तथ्यों की तरफ से आंख बंद करके, क्योंकि योगी जाति से क्षत्रिय हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय पत्रकार भी सोशल मीडिया में आपस में टकराते हुए दिखे। सचमुच में हमारा मीडिया हमारे समाज का, हमारी राजनीति का दर्पण है। इसमें आप जाति, संप्रदाय और अपराध की राजनीति के किरदार देख सकते हैं। फ़र्क इतना है कि पत्रकारों ने मीडिया में इनका मोर्चा संभाल रखा है और इनकी पैरोकारी करते हैं, वो इनके रक्षा कवच की तरह काम आते हैं। दोस्तों, हमारे गोदी मीडिया ने ऐसा नहीं कि देश के अंदर ही जहर फैला रहा हो, बल्कि आस पड़ोस के देशों में भी उसने अपनी गटर गंगा बहा रखी है। इससे पड़ोसी देश दुखी ही नहीं, बेहद नाराज़ भी हैं। और इसकी ताज़ा तरीन मिसाल है नेपाल द्वारा भारत के तमाम निजी न्यूज़ चैनलों को बैन कर देना, उन पर पाबंदी लगाना। नेपाल ने इन चैनलों पर इसलिए पाबंदी नहीं लगाई है कि ये नेपाल के बारे में, नेपाल के नेताओं के बारे में दुष्प्रचार भर कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, बल्कि उससे ज़्यादा तो दुखी वो इस बात को लेकर हैं कि उनके प्रधानमंत्री के बारे में एक बहुत ही शर्मनाक किस्म की रिपोर्ट उन्होंने टेलीकास्ट की। ये मैं बात कर रहा हूँ जी न्यूज़ की। जी न्यूज़ ने प्रधानमंत्री KPS कोहली के बारे में एक बहुत ही घटिया किस्म की बाजारू रिपोर्ट प्रसारित की थी। इस रिपोर्ट में नेपाली प्रधानमंत्री को चीनी राजदूत हो यांकी के जाल में फंसने की खबर बहुत ही चटखारेदार अंदाज में प्रस्तुत की गई थी। यांकी को इसमें विष कन्या बताते हुए, हनी ट्रैप का उन्होंने हिंदी वर्जन लिया है, विष कन्या बताते हुए चैनल ने कोहली को उल्फत के जाल में फंसा बताते हुए प्रचारित किया और उन्होंने पूरा देश चीन को सौंप दिया है, ये भी कहा। इस वीडियो रिपोर्ट में कमेंट्री के साथ दिल तो बच्चा है जी वाला गाना लगाकर उसे और भी हल्का बना दिया। जी की ये रिपोर्ट घटिया पत्रकारिता का ताज़ा नमूना है। एक बड़ा सिलसिला है जी में इस तरह की रिपोर्टाज का। वहाँ के एंकर भी इसी ढंग से व्यवहार करते हैं, वहाँ के रिपोर्टर भी इसी लाइन पर ट्रेंड किए गए हैं और ये एक और घटिया पत्रकारिता का नमूना है। ऐसा घटिया किस्म का कि जर्नलिज्म टेबलॉइड अखबार में होती है, सेक्स और पॉलिटिक्स को मिलाकर चटपटी कहानियाँ बनाई जाती हैं और फिर उसे सजा धजा कर बेचा जाता है। दरअसल जिसे पीत पत्रकारिता कहते हैं वो यही है। इसी को हम येलो जर्नलिज्म कहते हैं। जाने माने व्यक्तियों का चरित्र हनन और उसके ज़रिए उसकी छवि खराब करना इस पत्रकारिता का लक्ष्य होता है। और इसमें साफ देखा जा सकता है कि दरअसल जो जर्नलिज्म हो रही है वो किस इरादे से की जा रही है और उसके पीछे किसी के चरित्र को हनन करने की राजनीति है, या उसको नुकसान पहुंचाने की राजनीति है, या उसको ब्लैकमेल करने की राजनीति है, ब्लैकमेल करके धन वसूलने की राजनीति है, मंशा है, बल्कि कह लें नीयत है। तो इसमें ये मंशा है या नहीं ये तो हमें पता नहीं, क्योंकि हो सकता है कि वो बड़ा समूह है, उसके नेपाल में भी अपने जो व्यापारिक कारोबारी इंटरेस्ट हों वो भी हों और इसलिए भी दबाव बना रहा हो, इसके बारे में हमें पता नहीं। लेकिन इतना ज़रूर है कि एक बहुत ही घटिया किस्म की पत्रकारिता थी। क्या पता पर्दे के पीछे वो भी हो रहा हो, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 संपादक रिश्वत मांगते हुए कैमरे में कैद किए गए थे और उन्हें तिहाड़ जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। इसी तरह एक और चैनल है TV9 भारतवर्ष, जिसने नेपाल के उप प्रधानमंत्री उपेंद्र यादव का एक इंटरव्यू किया था और उसमें एक सवाल किया था कि क्या ओली हनी ट्रैप में है। उपेंद्र यादव ने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन जो प्रसारित किया गया उसमें ये था कि हाँ हो सकता है। अब उपेंद्र यादव का कहना है कि मैंने आधे घंटे का इंटरव्यू दिया था, उसमें से इतना सा हिस्सा दिखाया गया, ये तोड़ मरोड़ के दिखाया गया, सच क्या है पता ही नहीं। लेकिन वो विपक्षी दल के नेता हैं, उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं हालांकि, लेकिन उनके बयान को भी इस तरह से पेश किया गया जैसे ओली हनी ट्रैप यानी विष कन्या वाले जाल में फंसे हुए हैं।
कुल मिलाकर इन दो चैनलों ने पूरे भारतीय न्यूज़ चैनलों को बदनाम करके रख दिया। चैनलों पर पाबंदी के लिए भी यही दो चैनल जिम्मेदार हैं। होना तो ये चाहिए था कि भारत सरकार ही इन चैनलों के लाइसेंस रद्द कर देती, लेकिन सब जानते हैं कि उसका इस मीडिया समूह को विशेष आशीर्वाद प्राप्त है, जी मीडिया को, जी पूरे ग्रुप को। और वैसे ये भी संभव है कि भारत सरकार के इशारे पर भी ऐसा किया जा रहा हो, क्योंकि ओली सरकार ने भारत विरोधी मोर्चा खोल रखा था और वो उन्हें पटाने के लिए माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी, और अगर पटा ना पाए तो हटाने का माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी। चाहे वो काला पानी का विवाद हो या नेपाल के चीन की तरफ झुकने की बात हो, ऐसा लगता है कि भारत सरकार सबक सिखाना चाहती है, और कोई आश्चर्य नहीं उसने इस हथकंडे का इस्तेमाल किया हो। लेकिन यदि ऐसा है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ तो रक्षा मंत्री नेपाल के साथ रोटी बेटी के संबंधों की बात करते हैं, प्रधानमंत्री हमारे पारंपरिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक रिश्तों के सुदृढ़ बनाने की बात करते हैं, लेकिन दबे छुपे इस तरह की साजिशें भी रची जाती हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मीडिया का ना तो इस तरह से इस्तेमाल होना चाहिए और ना ही किसी चैनल को इस तरह से इस्तेमाल होने के लिए प्रस्तुत होना चाहिए। सच तो ये है कि इसके इसी चरित्र की वजह से इसे गोदी मीडिया कहा जाता है, और जी तो ख़ास तौर पर जी गोदी मीडिया का एक ज्वलंत उदाहरण है। इससे बेहतर उदाहरण एक और हो सकता है, रिपब्लिक टीवी जो अर्णब गोस्वामी चलाते हैं। ये दोनों मीडिया संस्थान अपनी साख गोदी मीडिया के एक आइकन के रूप में विकसित कर चुके हैं। न्यूज़ चैनलों ने अपने स्टूडियो को एक जंग के मैदान में तब्दील कर दिया है, इसलिए हमेशा ये आशंका बनी रहती है कि क्या पता वहाँ कब किस दर्जे की अभद्रता हो जाए, कब मेहमान आपस में गुत्थम गुत्था हो जाएं, आपस में लड़ पड़ें। और ये हमने देखा भी है कि ये हुआ भी है, लेकिन इस बार ये बात हद से भी आगे निकल गई है। अर्णब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी के शो में, प्राइम टाइम शो में, मेजर जनरल जी.डी. बख्शी ने एक मेहमान को मां की गाली दे दी। अब ये सोचिए कितना अप्रत्याशित, कितना दुखदाई, दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक मेजर जनरल लेवल का आदमी राष्ट्रीय प्रसारण में मां की गाली दे रहा है। सबको एक शॉक्ड हो गए, पूरे लोग जो देख रहे थे वो भी, और जो उस शो में पार्टिसिपेट कर रहे थे वो भी। लेकिन इससे अर्णब गोस्वामी की सेहत को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने किसी तरह से रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने जी.डी. बख्शी को मजबूर नहीं किया कि वो माफ़ी मांगे। उन्होंने जी.डी. बख्शी को न धिक्कारा, न अपने शो से बाहर जाने के लिए कहा। वो कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि जी.डी. बख्शी उनके फेवरेट गेस्ट हैं। टाइम्स नाउ के ज़माने से ही वो उनके साथ हैं, और जब भी टीवी डिबेट में उन्हें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी को बोलने वाला चाहिए होता है, या किसी दूसरे देश के साथ विवाद हो, टकराव हो, युद्ध की आशंका हो, तो ऐसे समय में जी.डी. बख्शी उनके लिए स्टार गेस्ट होते हैं, और वो अतिवादी भाषा में, उग्र भाषा में, आपत्तिजनक भाषा में गेस्ट के साथ बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, और ये एक नया नाटक रचता है। पूरे स्टूडियो में एक युद्ध का वातावरण बनाता है, जिससे टीआरपी मिलती है। तो ये अर्णब गोस्वामी की टीआरपी खोरी है, जिसकी वजह से जी.डी. बख्शी लोग जैसे लोग हमारे टीवी चैनलों में दिखते हैं, पनपते हैं, फलते फूलते हैं। तो दुख की बात यह है कि ये सब हुआ जब, तो हमारे अर्णब गोस्वामी ने इसका कोई नोटिस नहीं लिया, कोई रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने शो को वैसे ही आगे बढ़ने दिया। होना तो ये चाहिए था कि बख्शी तुरंत माफ़ी मांगते, लेकिन जाहिर है कि अर्णब गोस्वामी ने ना उनको प्रेस किया और ना उन्होंने खुद मांगी, क्योंकि वो भी उसी तरह के व्यक्ति हैं। अब दरअसल क्या है कि अर्णब गोस्वामी जो है एक बीमारी का नाम है, और उनके शो इस तरह के बीमारों से भरे रहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे ही बीमार उन्मादी लोग चाहिए जो इसी तरह से गाली गलौज, अभद्रता, वो खुद भी अभद्र व्यवहार करते हैं अपने शोज़ में, अपने मेहमानों के साथ भी, और जो मेहमान वहाँ नहीं होते, जिनको वो संबोधित कर रहे होते हैं, जैसे कभी सोनिया गांधी, कभी भूपेश बघेल या शशि थरूर, इन सब को टारगेट करके अभद्र भाषा में बहुत कुछ कहते रहते हैं।
बस उन नेताओं का ख्याल रखते हैं जो जिनका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से हो, संघ परिवार से, उनको बख्श दिया जाता है। टारगेट पर केवल यही लोग रहते हैं। तो ये उनका अशालीन व्यवहार का शो से भरा होता है, उनके इस तरह के व्यवहार से। और हमें तो ये लगता है कि वो ऐसे मेहमानों को इस तरह की तैयारी के साथ बुलाते भी हैं। वो चाहते हैं कि उनके मेहमान आएँ और इस तरह की हरकतें करें, शो की चर्चा हो, और चर्चा होगी तो पॉपुलैरिटी बढ़ेगी चैनल की और उससे टीआरपी मिलेगी। कई बार वो इस तरह के हथकंडे बहुत सारे एंकर, बहुत सारे न्यूज़ चैनल रचते हैं। और अगर अर्णब गोस्वामी ने भी ये माँ की गाली वाला हथकंडा रचा हो, आजमाया हो, तो कोई हैरत नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, ये था आज का मीडिया वॉच, जिसमें हमने 3 प्रमुख मुद्दों को लिया और उनके जो ट्रेंड्स हैं और जो उनके कहना चाहिए कि पत्रकारिता के बरक्स उनके कवरेज में जो हमें खामियां दिखी, उनको मैंने एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है कि आपको आज का मीडिया वॉच अच्छा लगेगा और आप इसे लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और डीबी लाइव चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अब अगले शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।